नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं असित नाथ, आप देख रहे हैं देश बोलेगा। आज हम बात करेंगे लखनऊ की एक बड़ी घटना की। विशेष अदालत से उम्र कैद की सजा पाए एक ऐसे शख्स की जिसे मेरठ का एक परिवार अपना बेटा बता रहा है। दरअसल इसे प्रवीण बताया जा रहा है। 2006 में यह शख्स लापता हो गया था और बाद में उसके परिवार वालों को बताया गया कि वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन अब यह परिवार यह कह रहा है कि लखनऊ की विशेष अदालत ने जिन 3 आतंकियों को सजा सुनाई है उन्हीं में एक उनका प्रवीण है। लखनऊ की एक विशेष अदालत ने जैश ए मोहम्मद के जिन 3 आतंकियों को दोषी करार दिया था और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी, अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल मेरठ के एक परिवार का दावा है कि इन तीनों दोषियों में से एक उनका बेटा है जिसका नाम प्रवीण है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन मेरठ के इस परिवार के दावे को लेकर चर्चाओं का बाजार है। देखना यह है कि मामले को अंतिम नतीजे पर कैसे पहुंचाया जाता है। लखनऊ की एक विशेष अदालत ने जैश ए मोहम्मद के जिन 3 आतंकियों को दोषी करार देने के साथ ही उम्र कैद की सजा सुनाई थी, वो फैसला विवादों के घेरे में आ गया है। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मेरठ के एक परिवार ने दावा किया है कि इन तीनों दोषियों में से एक उनका बेटा है जिसका नाम प्रवीण बताया जा रहा है। बता दें कि तीनों आतंकियों की फोटो को देखकर इस परिवार ने दावा किया है कि उनका बेटा प्रवीण 2006 से गायब है। पुलिस और एसटीएफ ने जिस मोहम्मद आबिद उर्फ फत्ते मिर्जा को आतंकी बताकर गिरफ्तार किया था, उसके बारे में कहा जा रहा है कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद के पास मार्च 2006 में पुलिस ने एनकाउंटर को अंजाम दिया था, जिसमें 5 हत्या आरोपियों को मार गिराया गया था। जिसके बाद पुलिस ने इस परिवार से कहा था कि इस एनकाउंटर में उनका बेटा भी मारा गया। दरअसल एनकाउंटर में 4 लोगों की शिनाख्त हो गई थी, लेकिन एक की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। बहरहाल मेरठ का ये परिवार प्रवीण की फोटो लेकर लखनऊ जेल मिलने पहुंचा, लेकिन इन्हें मिलने नहीं दिया गया। जिसके बाद इस परिवार ने रिहाई मंच से जुड़े वकील शोएब से मुलाकात कर सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए। 5 एनकाउंटर दिखाए जिसमें 4 की शिनाख्त होगी, 5वें की प्रवीण की कर रहे थे कि मरने वाले में 5 लोग प्रवीण हो सकता है। जब हम लोग वहाँ पहुंचे दिल्ली, खास हजूरी पूछता तो वो हमारा भाई नहीं था। मामला कुछ इस तरह से है। लखनऊ की अदालत ने देशद्रोह, विस्फोटक पदार्थ रखने और अन्य धाराओं में तीनों को दोषी करार दिया तो इनकी फोटो मीडिया में आई, जिसको देखकर इस परिवार को एक आतंकी के हुलिये को लेकर संदेह हुआ। बहरहाल अब ये परिवार दावा कर रहा है कि फत्ते उनका बेटा प्रवीण हो सकता है। इस परिवार का कहना है कि एक बार वे उससे मिलकर तसल्ली कर लेना चाहते हैं। मामला काफी संगीन है, लिहाजा इसकी तस्दीक जरूरी है। कहीं ऐसा न हो कि आतंकी किसी साजिश का ताना बाना बुन रहे हों जिसका उन्हें लाभ मिल जाए। स्पेशल डेस्क के न्यूज। हमने पहला सवाल यही रखा है कि कहीं गफलत ना हो जाए। ये गफलत दोनों तरफ से हो सकती है। एक जांच एजेंसियों की तरफ से गफलत हो सकती है और संभव है किसी निर्दोष को सजा हो जाए। दूसरी गफलत हमारी तरफ से हो सकती है। हो सकता है आतंकियों की कोई साजिश हो और आबिद उर्फ फत्ते को छुड़ाने के लिए उन्होंने कोई षड्यंत्र रचा हो। दोनों बातें हो सकती हैं, इसलिए हमें दोनों पहलुओं पर गौर करना चाहिए। दोनों पहलुओं पर हमें चर्चा करनी चाहिए। जांच हुई, जांच के बाद कोर्ट में मुकदमा चला और मुकदमे के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इसे सजा सुनाई है। ये आबिद उर्फ फत्ते मिर्जा जो है उसे सजा सुनाई गई है। अब मेरठ का एक परिवार कह रहा है कि ये उनका प्रवीण हो सकता है। संभव है वो प्रवीण ही हो, संभव है वो प्रवीण हो, संभव है प्रवीण 6 साल लापता रहा, इस दौरान आतंकियों से उसके संबंध बन गए हों और वो आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गया हो।
संभव है वो प्रवीण हो, वो आतंकी नहीं हो, और वो पकड़ लिया गया हो और उसे आतंकी बताकर पेश कर दिया गया हो, उसके खिलाफ सबूत जुटा दिए गए हो और प्रवीण को ही आबिद उर्फ फत्ते बताकर इस मुकाम तक पहुंचा दिया गया हो। संभव है फत्ते उर्फ आबिद उर्फ प्रवीण आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा हो और अब उसके सरगना एक बड़ा दांव लगा रहे हो कि जैसे भी हो इसे छुड़ाया जाए और इसके लिए कोई कहानी रच रहे हो। तो ये तमाम कहानियां हैं, तमाम बातें हो सकती हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुब्रत त्रिपाठी जी हैं, हमारे साथ रिहाई मंच के वकील शुएब जी हैं, हमारे साथ खुद को प्रवीण का भाई बताने वाले पवन हैं और प्रवीण की मां बताने वाली महेश देवी जी हैं। आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले महेश देवी जी के पास चलेंगे। माता जी, देखिए, ममता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, मां की ममता पर। मां का दिल बहुत बड़ा होता है। प्रवीण कब गायब हुए घर से, क्यों गायब हुए? गायब हुए तो फिर आप लोगों ने क्या पता लगाया उनके बारे में? बताइए। माता जी, आपका बेटा प्रवीण हम कब? तो जी, दिल्ली आए पहली बार। हाँ, कब घर से गायब हुए बताइए। गाड़ी चलाता था। खास खजूरी में भी आए, उन्होंने कही 5 मई को। 5 मई? 5 मई में घर से गए थे। हाँ जी, 2006 में अखबार में फोटो दिखाया था कि जी ये 5-6 लोग मारे गए, ये इसमें प्रवीण भी हो सकता है। तो हमने फिर इसकी शनाख्त करनी चाहिए अगले दिन। तो ये हमारा प्रवीण नहीं था, ये बाबू था सर्दने का। तो फिर हम तो जब से ये ढूंढते आ रहे कि फिर हमें ये कहते हैं ये खास खजूरी में गए, इन्होंने ये कहा कि वो तो भाग गया, अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। अब हम सभी जगह जाते रहे, जहाँ भी जाते यही कहते थे ये दिल्ली में, अब वो तो चला गया। मतलब आपके बेटे की संगत खराब हो गई थी क्या? वो बुरे लोगों की संगत में आ गया था क्या? नहीं जी, हमारा लड़का था गाड़ी चलाता था। गाड़ी कोई भी देखे, कहीं भी रिपोर्ट उठा कर देख लो थाने में, कोई इसका वो नहीं है, गाड़ी चलाता था। अच्छा, कोई भी थाने में देख ले, इसका कोई नाम नहीं है। तो फिर कैसे पता चला? बदमाश थे जो 5-6 थे। अच्छा, फिर कैसे पता चला कि आपका बेटा अभी जिंदा है और वो जेल में बंद है? ये सब कैसे पता चला? कि हमने फोटो अखबार में आया था, तो हमने फोटो देखा है, ये जब कहा कि ये बेटा मेरा है। तो अब आपको मिलने नहीं दिया जा रहा है? फिर हम 12 तारीख को लखनऊ आए, यानी कि नहीं जी, उनको आजीवन का हमने कही कि हमें दूरी से दिखा दीजिए। मैंने कही एक को दिखा देंगे भाई, ये बच्चा मेरा बाहर बैठा रहेगा। तो उन्होंने हमारी ये भी सुनवाई नहीं करी कि हाँ दिखा दें, हमें सबने मना कर दी। अकेला आतंकवादी है, एक पाकिस्तानी है। फिर मैं ये कहती दाए से कहती हूँ कि लड़का मेरा ही है। अच्छा, मेरा डीएनए टेस्ट और उसका ठीक है। हाथ पे निशान है इसके जी, तो नाम लिखा हुआ है। अच्छा, और फिर माथे पे भी निशान हो रहा है। घोड़े ने लात मार दी थी बचपन में, छोटे से पढ़ने जाता था। पवन, जरा आप पूरी कहानी बताइए। मैं पूरी कहानी ये पवन आप ही के पास आ रहे हैं, आप ही के पास आ रहे हैं। पवन, पूरी कहानी बताइए, क्या है पूरी कहानी, ये माजरा क्या है, जरा खुलकर बताइए, फिर हम आगे चर्चा करें। सर, मेरा भाई गाड़ी ड्राइवर था, मैं भी गाड़ी ड्राइवर हूँ। ठीक है। दिल्ली में आप लोग गाड़ी चलाते थे? तो हम लोग दिहाड़ी पे गाड़ी चलाते हैं। जैसे कि कभी भी किसी को कहीं जाना हो, हम गाड़ी के लिए ड्राइवर की आवश्यकता होती है, तो हमें पूरे दिन की 300-400 रुपए दिहाड़ी देते और हम उनकी गाड़ी लेके जाते। ठीक है।
आपके भाई के तो साथ क्या ऐसे हुआ ही वो पूरी उससे कहानी पहले बताइए जरा। हमारे भाई, पता नहीं, हमें तो पेपर में, हाँ वही बता रहा हूँ सर मैं, कि 5 मई 2006 में जी। पेपर में आया कि दिल्ली खास खजूरी पुस्ता और वहाँ पे एनकाउंटर हुए, जिसमें 5 ये बदमाश दिखाए कि ये मारे गए, और उसमें मरने वालों में 4 की शिनाख्त हो रही है, 5वें की नहीं हो पा रही, और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कंकर खेड़े का परवीन हो सकता है। तो हमारे मम्मी पापा और परिजन घर से गए, तो शिनाख्त की जा करके, तो वो परवीन नहीं था। अच्छा। वो एक उन्हीं के ग्रुप का कोई बाबू था सरदने का। तो उसके बाद में हम लोग आ गए और उन्होंने उनसे पूछा पुलिस वालों से, तो उन्होंने कहा वो तो अंधेरे का फायदा उठा करके गया। ठीक। तो भागा तो उसके बाद लौटकर घर नहीं आया प्रवीण? उसके बाद में हम तभी से आज तक, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ सर, कभी भी किसी तरह की कोई न्यूज नहीं आई। एक 1 जुलाई को, यही 2016 1 जुलाई को ये अमर उजाला में ये फोटो आया आतंकवादी के नाम से, ये बिल्कुल मैच कर रहा है, ये फोटो है उसका। इसमें ये बीच में ये बिल्कुल हूबहू मिलता है। अभी हम पक्का तो कह, मम्मी तो कर रही, फिर भी मैं एक बार किस चीज की जांच नहीं हो सकती। हम हिंदुस्तानी है कि ऐसा हिंदुस्तान में पाकिस्तानी करार करके हमारे साथ में ये गलत काम नहीं किया जा सकता। 10 साल हो गए सर, इतने दुखी हो गए हम, कैसे कैसे हमने अपना परिवार को पाला है हम बता नहीं सकते। दर दर की ठोकरें खाई है मम्मी ने, माता जी ने, पिताजी ने, और हमने। ये दोनों जाते थे सुबह शाम के टाइम लखनऊ जेल, कभी इलाहाबाद जा रहे हैं कई दिन तक, और हम लोग घर पे देखता था। तब जाकर के ये अब 10 साल जब हम, और इसकी क्या बताऊं मैं सर, एक 6 साल का बच्चा भी अब 6 महीने का था, अब वो 10-11 साल में लग रहा है परवीन का, और आज तक उस बच्चे ने तो अपने बाप का चेहरा भी नहीं देखा। वो हम बताते हैं तेरे बड़े पापा हैं बेटे, वो कहीं गए हुए ऐसे ऐसे बताते हैं। अब क्या बताएं, अब ये जब ये न्यूज आई तो हम यहाँ लखनऊ में, इसमें लिखा हुआ था सर 14 जुलाई 14 को माता जी रोइए मत, आप रोइए मत, आतंकवादी जो करार कर रखे हैं इन पे बहस होगी। माता जी रोइए मत। तो उसके बाद में हम लोग यहाँ लखनऊ उतरे, एक मेरा दोस्त साथ में आया था। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग कोर्ट में जो इनके वकील साहब थे MK सिंह, इनके जो लड़ रहे थे केस, उनसे मिलने की कोशिश की। पूरा हमें ढूंढने वालने में उन्हें लग गया। फिर हमने उन्हें ये फोटो दिखाया अपने भाई का, मगर देखो जी ये हमारे पास उसके भाई का फोटो है, और आप जी इसमें देखिए आप केस लड़ रहे हैं। तो एक दफे इसमें मिलाने की कोशिश की, कहीं हमारा भाई ऐसे ना वो करे। तो उन्होंने कहा ठीक है, लग तो रहा है, आप कल कोर्ट में तो यहाँ आएंगे नहीं, अन्य तो इतनी बड़ी वो है, मुद्दा इतना बड़ा है, आप कल जेल में पहुंच जाइए, हम वहाँ लोग जाएंगे, जज साहब भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। मगर ठीक है साहब, ये कहाँ जेल हमें मालूम नहीं। हमने पूछताछ करके हम लोग उसी समय शाम को जाके पहुंचे। उस समय जो मिलाई का टाइम होता है वो खत्म हो चुका था। हमने वही रात बिताई ढाबे पे, और उसके बाद में सुबह होने का इंतजार किया कि आज मुलाकात हो जाएगी। पर जब वे लोग आए तो वो गाड़ी सीधी अधिकारी की गाड़ी, जज साहब और वकील साहब हमें तो पता भी नहीं, मिलने भी नहीं दिया, वो सीधे अंदर जेल के अंदर चले गए। हम वहाँ धूप में बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि कब ये लोग आए और कब हमारी मुलाकात कराए। हमने 1-2 दफे, उन्होंने नंबर भी दिया था अपना, MK सिंह जो एडवोकेट हैं, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर उसके बाद हम लोग वहीं बैठे रहे। तो शाम के टाइम जब वापस 3:30-4 बजे वो सजा वजह हो गई थी इन्हें तीनों को आजीवन कारावास, उन प्रेस वालों के अनुसार पता लगा।
मगर सर ऐसे आजीवन कारावास हो गया। हम तो एक दफे मिलने के लिए आए थे, हमने जो इन्होंने कहा कि आतंकवादियों हाई सिक्योरिटी में है, इनसे मिलने के लिए आपको और वो डालनी पड़ेगी पर्ची। मतलब पर्ची कैसे डालना, हमारे तो भाई का नाम परवीन है, इसमें तो 3 नाम ये आबिद या ये लिख रखा आबिद उर्फ फत्ते, और ये जो सैफुर रहमान, तीसरा मिर्जा राशिद बेग, ऐसे ऐसे। मगर इनका क्या इनकी वो लेकर आओ, इनकी सनोफ। मगर ये हमें तो कुछ नहीं पता, ये तीनों नाम पेपर में आए, इसके बिना पे हमारे ये बीच में जो ये है भाई होने की आशंका है, पक्की बात। तो आप एक दफे दूर से दिखा दीजिए, हम देख करके। एक तो उसके हाथ पे परवीन नाम गुदा हुआ है, जैसे कि मेरे हाथ पे गुदा हुआ है, ये देखिए परवीन, मेरे नाम पे पवन और उसके नाम पर उसके हाथ पर परवीन गुदा हुआ है। और उसके यहाँ पे सर माथे पर कभी बचपन में घोड़े से चोट लगी थी। हाँ, मतलब तो कई निशान है जिससे पहचान हो है कि जिला। देखिए पवन जी, हमने पवन जी आपका भाई कई साल गायब रहा। हाँ, दो निशान तो सर ये हैं। और हमने जिला, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सुनिए, आपका ये एप्लीकेशन भी लिखी हमने जिला कारागार के महोदय। ठीक है, फिर आते हैं आपके पास। कई साल गायब रहा, हो सकता है कि बदमाशों से उसकी जान पहचान हो गई हो, आतंकवादियों से उसकी जान पहचान हो गई हो, वो किसी गिरोह में शामिल हो गया है, ये हो सकता है। लेकिन फिर भी ये एक तकाजा बनता है कि आपसे और आपकी मां से कम उस बच्चे को मिलाया जाता, जिस बच्चे को देखकर आपको लगता है कि वो आपका भाई है और माताजी को लगता है कि वो उनका बेटा है। पहचान की एक कोशिश तो होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। कानूनी मसले क्या है, सुब्रत त्रिपाठी जी बताएंगे। हमारे साथ शुएब है, आप वकील हैं रिहाई मंच के, और रिहाई मंच उत्तर प्रदेश में काफी इस तरह के काम कर रहा है, जो गरीब लाचार लोग हैं और मुकदमों में फंसे हुए हैं, उनकी मदद कर रहा है। रिहाई मंच ने कई वैसे लोगों की लड़ाई लड़ी है जो फर्जी मुकदमों में फंसे हुए थे और या उन्हें फंसाया गया था। तो रिहाई मंच लगातार काम कर रहा है। शुएब जी रिहाई मंच की तरफ से हमारे साथ हैं। शुएब जी, ये पूरा प्रकरण है क्या? इस पूरे प्रकरण को छोटे शब्दों में जरा समझाइए, हम दर्शक तक पूरी बात पहुंचा दें। पहले हुआ ये कि 16 नवंबर 2007 को जी 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई जी, और तीनों के नाम बताए गए आबिद उर्फ फत्ते, मिर्जा राशिद बेग और सैफुर रहमान। ये मुकदमा चलता रहा और अभी 23 जून 2016 को फैसला हुआ और तीनों को सजा हो गई। ठीक। 1 जुलाई 2016 को जी अमर उजाला में एक खबर छपी और उसमें जो है ये फोटो भी दिए गए तीनों के। और उस वक्त के फोटो छपी गई है जब इनकी गिरफ्तारी दिखाई गई थी। ठीक। उस वक्त जब गिरफ्तारी दिखाई गई थी, इनकी फोटो छापी गई, तो उसमें से 1 जुलाई को ये जो लड़का बताया जाता है प्रवीण कुमार जी आबिद फत्ते को जी, उसके माँ बाप भाई बहन सब ने देखा उस अखबार को और उसने ये समझा कि जो है ये उनका बेटा प्रवीण कुमार है। ठीक है। हाँ, तो उससे मिलने के लिए ये लखनऊ आए और लखनऊ में उसके प्रोसिक्यूशन के जो एडवोकेट हैं उनसे मिले। उन्होंने कहा था मिला देने को कि हम जेल में मिला देंगे तुम्हारे बेटे से और तुम्हारे भाई से। मिलवाना तो चाहिए लेकिन सर, वो नहीं कानून मिला किसको पाए। इजाजत देता है। तब किसी ने मेरा पता इनको दिया और ये फिर मेरे पास पहुंचे। जी। फिर ये हुआ कि जो है ये जब मेरे पास आए तो मैंने इनसे सारी जानकारी की। तो इन्होंने कहा कि 5 मई 2006 को एक मुठभेड़ हुआ था दिल्ली में जी, उसमें 5 लोग मारे गए थे और 5 में से एक इनका भाई भी बताया जा रहा था, प्रवीण कुमार भी खजूरी खा। लेकिन इन्होंने जब देखा उस लाश को तो वो प्रवीण कुमार की लाश नहीं पाई गई। जी, इसलिए ये जब ही से तलाश कर रहे हैं। एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी कायम हुई, उसमें वो उसके चल रही है और तमाम अधिकारियों से मिलते रहे हैं अपने बेटे और भाई की तलाश में। और हर एक ने ये कहा कि आपका बेटा जिंदा है, आपका भाई जिंदा है, जरूर मिलेगा। लेकिन
मिल नहीं पाया और इन्होंने अपने आप खोज करके निकाला। उस लड़के को इन्होंने अपना भाई, अपना बेटा बताया, जिसको अखबार में बताया गया था कि इसको सजा हुई है और पाकिस्तान का आबिद और फत्ते है। अब इसमें जरूरी है कि ये जांच का विषय है, इन लोगों को से मिला दिया जाए। अगर सरकार या जो भी अधिकारी हों, यहाँ का जो जिलाधिकारी है लखनऊ का, ये लोग कोई मिलने की गुंजाइश कर दें इन लोगों से, तो ये सही पहचान लेंगे कि वाकई ये प्रवीण कुमार ही है या कोई और है। वो प्रवीण और अगर ये भी नहीं हो सकता, हाई कोर्ट में इन्होंने रिट भी फाइल कर रखी है इलाहाबाद में। ठीक है, अगर ये भी नहीं हो पाएगा तो उसे मजबूर होकर के इनको अपनी उस रिट में एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट देकर के कहना पड़ेगा कि हमारा ये बेटा है, हमारा ये भाई है और इसका पहचान तो करवानी चाहिए। ठीक है, आतंकी है, आपने सजा दे दी, लेकिन वो आतंकी आबिद है कि प्रवीण है, अब इस बात का खुलासा तो होना चाहिए था। सुब्रत त्रिपाठी जी, अगर एक मां कह रही है कि भाई ये तस्वीर मेरे बेटे की है, एक बार इससे मुझे मिल लेने दो। एक वो मां कह रही है जिसका बेटा 2006 से लापता है, 10 साल से जिसका बेटा लापता है, वो मां कह रही है कि ये मेरा बेटा है, मुझे मिल लेने दो। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें किसी को आपत्ति होनी चाहिए और इस तरह के मामले में किसी मां को रोकना चाहिए। वो पहचान लेंगी, बेटा है तो है, नहीं है तो नहीं है, वो देख तो ले एक बार उसको। तो कौन सा करिए कि रिहा कीजिए उसको। सुब्रत जी, जहां तक लीगल प्रोविजन का सवाल है, सीआरपीसी की धारा 173 क्लास 8 173 क्लास 8 के अंतर्गत जी पुलिस को किस स्टेज पर अग्रिम विवेचना करने का अधिकार है। वह न्यायालय की अनुमति लेकर के कभी भी अग्रिम विवेचना कर सकती है। हाँ। सामान्यतया एक परंपरा सी बन गई है कि जब केस न्यायालय चला जाता है, पुलिस कहती है मामला विचाराधीन न्यायालय, हम क्या करेंगे। जबकि कानून इसके बिल्कुल उल्टा है। कानून कहता है कि कोई नया तथ्य अगर सामने आता है तो वह झूठ है या सच है, इसकी विवेचना न्याय के हित में की जानी चाहिए। हाँ। अब प्रश्न है कि मैं पूर्ण तथ्यों से वाकिफ नहीं हूं, कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग हुई। कायदे से माता जी के वकील को यह बात कोर्ट में रखनी चाहिए थी, पता नहीं रखी या नहीं रखी तो क्या जजमेंट हुआ कि यह एक फंडामेंटल राइट है आदमी का कि वह 173(8) की एप्लीकेशन लगाए। मुझे संदेह है कि एप्लीकेशन शायद न लगाई गई हो, वरना यह नौबत न आती। पुलिस की भी ये ड्यूटी है, सरकारी वकील की ड्यूटी है। कोई भी आदमी सजा दिलाने का एजेंसी नहीं है, पुलिस इस बात की एजेंसी है, प्रोसिक्यूशन इस बात की एजेंसी है कि न्याय हो। अन्याय का तकाजा है कि कोई बात हो और फिर मुसलमान और हिंदू के शरीर में, मैं उसकी व्याख्या यहाँ सब लोग बैठे नहीं कर सकता, कुछ रिलीजियस सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि जैसे का किसी सर्कमसिजन होता है, कोई जनेऊ पहने होता है, किसी कान छेदा होता है, इत्यादि इत्यादि कारणों से, जिनसे कि यह तो बड़े आसानी से बिना मिले मिलाए भी अगर सच्ची नियत हो तो मालूम हो जाता है कि जो आदमी है वह प्रवीण है कि अहमद है, कि उसका सर्कमसिजन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी देह में हिंदू के लक्षण है, मुस्लिम के लक्षण है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन एक अजीब सी स्थिति है कि किसी भी केस में जब लिखा पढ़ी होती है तो जहां कोई फ्रॉड न भी हो, जहां कोई फर्जी इंटेंशन न भी हो, जहां कोई बदयांती न भी हो, वहां 90% केसों में पुलिस की लिखा पढ़ी वह नहीं होती है जो कि होनी चाहिए। वह आफ्टर थॉट बाद में लिखा पढ़ी होती है। कारण उनकी भी मजबूरी यह है कि एक अजीब सी स्थिति है कि जो आदमी अपनी आंख से गोली चलाते हुए देख लेता है, 99% केसेज में वह इतनी दहशत में होता है कि वह गवाही देने की हिम्मत नहीं करता है। हाँ। 90% सुपर मर्डर के केसेज में वही आदमी गवाह बन के पेश होता है जो कि फायरिंग होते, मर्डर होते नहीं देखे होता है। और उसी के बयान पर
आदमी छूटता भी है, सजा भी होती है। हाँ, जो मौके पर होता ही नहीं है वही गवाह होता है। बड़ी विकट न्यायिक और जटिल प्रक्रिया है। कहीं गफलत ना हो जाए, हम बार बार ये कह रहे हैं, क्योंकि संभव है आबिद उर्फ फत्ते मिर्जा उर्फ प्रवीण एक ही हो। संभव है आबिद उर्फ फत्ते मिर्जा उर्फ प्रवीण एक नहीं हो। इसलिए हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि उस मां से उस बच्चे को नहीं मिलाया जा रहा है जिस मां का दावा है कि वो प्रवीण है, इसलिए संदेह गहराता जा रहा है। शुएब जी, क्या आप लोगों ने 173 की क्लॉज 8 के तहत एप्लीकेशन लगाई थी, आपने प्ली किया था? देखिए, ये तो हमें अभी कल ही पहली बार मालूम हुआ है। अच्छा, कल पहली बार मालूम हुआ है कि ये जो है आबिद फत्ते नहीं है बल्कि प्रवीण है। तो उससे पहले हम ये बात कैसे कर सकते थे और न कर सकते थे, क्योंकि ये बात आ गई है कि वो आबिद वो नहीं है बल्कि प्रवीण है। तो अब ये मौका है कि हम कहें कि ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराई जाए इसकी। तो और ये उसी वक्त हो सकती है जब इनको इनके बेटे से मिला दिया जाए, ये कंफर्म हो जाए कि इनका बेटा प्रवीण ही है वो, या वाकई आबिद और फत्ते ही है। उसके बाद ये जो है आईओ की ड्यूटी होती है, ये हमारी जो है डिफेंस की ड्यूटी नहीं है, आईओ की ड्यूटी है कि वो अपना फिर से फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराए और कोर्ट से कहे कि अभी ये सही जांच नहीं हो पाई थी, सही तफ्तीश नहीं हुई थी, हम फर्दर तफ्तीश चाहते हैं। तो ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर हो जाएगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा, और अगर ये प्रवीण है तो छूटेगा, आबिद फत्ते जो होगा वो लाया जाएगा। या सही जो विक्टिम जो अपराधी होंगे, वकील साहब 10 साल तक प्रवीण अपने परिजनों से नहीं मिला है, उनको ला करके संभव है 10 सालों में वो प्रवीण ही आबिद बन गया हो, ये भी तो संभव है। नहीं मिल पाया है। नहीं 10 साल नहीं, ये 2007 से 16 नवंबर 2007 को गिरफ्तार किया गया था। हाँ, 1.5 साल का वक्त था। तो ये भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, निश्चित तफ्तीश का ही विषय है कि तफ्तीश करके ये भी देखा जाए कि ऐसा तो नहीं है कि प्रवीण ही आबिद फत्ते बन गया। अच्छा, मैं जो आमतौर पर जानता हूँ जेल में मुलाकात तो तफ्तीश का विषय, तफ्तीश में सब सामने आ जाएगा। जेल में जो मुलाकात का वक्त होता है वहाँ आदमी वो एक फॉर्म भरता है, फॉर्म भरने के बाद वो अंदर जाते हैं, पुकार लगाते हैं, वो आदमी आता है और खिड़कियों पर मिल लेता है। कुछ जगहों पर इसके लिए कुछ पैसे भी सिपाही लोग ले लिया करते हैं और मिलवा देते हैं मुलाकाती के। यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है? अगर माँ मिलना चाहती हैं, माता जी मिलना चाहती हैं, फॉर्म भर के वो उससे मिल सकती हैं, शिनाख्त कर सकती हैं, मिलने क्यों नहीं दिया गया वकील साहब? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए कि वो आबिद फत्ते है वहां के रिकॉर्ड में, प्रवीण नहीं है, और ये प्रवीण से मिलना चाहती हैं। ठीक है, ये फॉर्म पर आबिद फत्ते नहीं भर दें। प्रवीण से मिलना चाहती हैं और वो आबिद फत्ते है, इसलिए वो नहीं मिला रहे हैं। बल्कि ये फॉर्म पर आबिद फत्ते भर के मिल के पहचान तो करनी है। ये तो नहीं हो सकता है, ये तो प्रवीण ही भरेंगी। और तो प्रवीण तो कोई जेल में है ही नहीं। फत्ते इनका बेटा नहीं फिर रिकॉर्ड के मुताबिक है। सर, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। हाँ। आपको मिलना, आपकी नीयत क्या है? उससे मिलना आपकी नीयत के मामला है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। और जेल में जब प्रवीण नाम का कोई लड़का कैद है ही नहीं, तो फिर प्रशासन कैसे करके पहचान लेना नियत है। हाँ, तो जब नियत है उसे पहचानना, तो आबिद फत्ते भर के भी उससे मिल तो सकती है। करना नियत है कि पहचान लेंगे, तो आबिद फत्ते भर के मिले और पहचाने कि वो प्रवीण है। नहीं तो ये कहा जाएगा कि आप आबिद नहीं, ये कहा जाएगा कि आप तो जो है पवन हैं, आबिद फत्ते के भाई कैसे हो सकते हैं। ये सही कह करके इनको मिलना पड़ेगा कि आबिद फत्ते का नाम जो लाया गया है, जो जेल में है, वो असल में प्रवीण है। हम मिल करके देखना और पहचानना चाहते हैं। इस तरह से इनको मुलाकात का जो है अधिकार है और मुलाकात प्रशासन को कराना चाहिए। ये तो पूरा अधिकार है क्या त्रिपाठी जी? इनको तो अधिकार बनता है, मुझे लगता है मिलने देना चाहिए। नहीं मिलने दिया जा रहा है, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम इस घालमेल में लगा है कि असली पहचान छुपा लें, क्योंकि किसी की गर्दन हमने पकड़ ली है, तो अब पोल कैसे खुलने दें?
प्रश्न यह है कि एक अजीब विडंबना है कि अधिकतर अभियुक्त जी कोर्ट के सामने भी प्रायः वही बयान देते हैं जो कि पुलिस चाहती है, जो पुलिस के डंडे के सामने वो दे चुके होते हैं। थर्ड डिग्री का एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है जी। वरना एक बात देखी जाए कि आदरणीय न्यायपालिका के सामने जी इन तीनों अभियुक्तों का 3, 4, 2 जो भी अभियुक्त रहे होंगे, स्वयं आबिद हो चाहे प्रवीण हो, ये जज साहब के सामने पेश हुए होंगे, जज साहब के सामने अपना बयान दिए होंगे। निश्चित। अगर ये गायब थे, गलत फंसाए गए, मैं लीगल पहलू बात कर रहा हूं, तो मैं पुलिस के पहलू की भी बात कर रहा हूं, तो इन्होंने जज साहब के सामने क्यों नहीं बताया कि हम आबिद नहीं है, हम प्रवीण हैं। लेकिन इसका दूसरा व्यावहारिक पहलू यह भी है कि बहुत से या तमाम मामलों में देखा गया है कि डर के मारे, भय के मारे, हाँ लोग नहीं बताते, जो एक बार पुलिस की यातना झेल चुकता है वह जज के सामने भी अपनी असली जबान नहीं खोल पाता है। उसको लगता है जो लोग कस्टडी में लेके बाहर खड़े हैं वे फिर उसकी जब दोबारा ले जाएंगे फिर जेल में मारेंगे, क्या मारेंगे। और यह पहलू इतना कड़वा है कि जेल में बंद सीएमओ, डिप्टी सीएमओ तक किस गति को प्राप्त हो चुके हैं, आप सब लोगों ने देखा है। हाँ। इसके तमाम घटनाओं का जेल में भी क्या उत्पीड़न, सारे तंत्र अपने मिले होते हैं। ऐसा होता है कि आदमी अपनी बात को कह नहीं पाता है। अभी भी मतलब न्याय के हित में मुश्किल है इसमें, इस न्यायिक प्रक्रिया में। न्यायपालिका स्वयं इसका संज्ञान ले सकती है। आपके टीवी के प्रसारण को देखकर, अखबार को देखकर न्यायपालिका इसका संज्ञान ले सकती है। कोई भी व्यक्ति जनहित, कोई वकील जनहित याचिका दाखिल कर सकता है, कोई जागरूक नागरिक जनहित याचिका दाखिल कर सकता है कि भाई इनका डीएनए टेस्ट कर लिया जाए, इनका शरीर के लक्षणों को देख लिया जाए, और फिर ये कब से थे, कहाँ थे। कोई आदमी ये भी देखना चाहिए कि इनका इतिहास क्या है, पुराण क्या है, ये कब से आतंकवाद कर रहे हैं, कब से विस्फोटक सामग्री ढो रहे हैं। वेयरबाजी लास्ट सीन, ये पहले पिछले 10 साल से, 20 साल से ये पाकिस्तान से आए कि कश्मीर से आए कि किस शहर में पैदा हुए, कहाँ हुए। आखिर मान लीजिए, चलिए आर्गुमेंट के लिए मान लिया जाए कि ये फट्टे ही हैं या आतंकवादी ही हैं, अगर तर्क के लिए मान लिया जाए, तो भैया ये कब से आतंकवादी बने, किस किस गिरोह में शामिल थे, किन किन लोगों से बात किया, कहाँ पैदा हुए, इसकी तक आखिर इन्वेस्टिगेशन में जाना चाहिए तक नहीं जाना चाहिए था। निश्चित। यह सवाल किसी भी जागरूक नागरिक को, किसी भी वकील को जिला में पूछना चाहिए था, पूछना चाहिए। और आज खुद कहा एक क्लाज होता है जिसमें माननीय न्यायपालिका स्वयं प्रश्न पूछ सकती है। यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए था कि भाई ये सज्जन जो आतंकवादी के रूप में पेश किए गए हैं, ये कहां पैदा हुए, कब से आतंकवादी हैं, किस आखिर मान लीजिए नबी माता जी को मान लीजिए नबी इनकी मां है, कुछ नहीं है, तो आखिर कौन इनकी मां है, कौन इनका बाप है। इसके बारे में यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कौन इनके पड़ोसी हैं, कौन इनके फ्रेंड्स हैं। देखिए जिस तरह से पूरी प्रक्रिया चल रही है उसमें संदेह जा रहा है कि कुछ तो छुपाने की कोशिश हो रही है सिस्टम की तरफ। क्यों नहीं की गई, कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहा है सिस्टम। नवीन तिवारी एक दर्शक जुड़े हुए हैं लखनऊ से। नवीन जी स्वागत है आपका, बोलिए सर। क्यों की गई? हाँ, हम ये कहना चाहते हैं, इनका बाप कौन है आखिर, इनकी अभी आपने सोचा है कि आज के गरीब युवा क्या चाहता है, युवाओं को चाहिए अच्छी शिक्षा, रोजगार तथा करियर के लिए बेहतर भविष्य। क्या हमारी सरकारें ये दे पा रही है? उत्तर प्रदेश में पिछले शासनकाल में कई शहरों में ब्लास्ट हुए, कई युवकों को पकड़ा गया, उन पर आतंकवाद का मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन उनमें से अधिकांश युवक जो है माननीय न्यायालय द्वारा छोड़ दिए जाते हैं, जिसमें आजमगढ़ के कई युवकों का नाम आया। अगर ये आतंकवादी थे तो माननीय न्यायालय ने कैसे छोड़ दिया? क्यों नहीं पुलिस ने आतंकवाद से संबंधित कड़ी धाराएं लगाई जिससे कि इन्हें फांसी के तख्ते पर लटकाया जा सके? लेकिन आज सपा सरकार के एक कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव कहते हैं जो आतंकवादी है, देशद्रोही है और गलत काम कर रहे हैं, उनके लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले हैं, उनका स्वागत है। क्या आज हमारी सरकारें प्रदेश के युवाओं को बेहतर भविष्य देने के बजाय उन्हें अंधकार में डाल रही है? पर शिवपाल जी का ये बयान
देश के युवाओं को बेहतर भविष्य देने के बजाय अंधकार में ले जाने का काम जरूर कर रहा है। क्या अभी हम दूसरी बात करना चाहते हैं, क्या दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के शासनकाल में बाटला हाउस में फर्जी मुठभेड़ हुई, जिसमें आजमगढ़ के कई युवाओं को आतंकवादी दिखा करके उनका एनकाउंटर किया गया, उनकी जान गंवानी पड़ी। क्या ये इस मुठभेड़ की जांच सुप्रीम कोर्ट से किसी माननीय न्यायाधीश को करवानी चाहिए एक तरीके से, ताकि इसके तथ्यों को उजागर हो सके कि हमने उन्हें सही मारा या फर्जी तरीके से उनका काउंटर किया। मुझे आपके माध्यम से इतना कहना है। जी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महेश देवी जी के पास आएंगे, आप माता जी हैं। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि भाई किसी की ममता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, आप तो मां हैं और निश्चित तौर पर आपका बेटा इस वक्त आपसे नहीं मिला है, नहीं मिल रहा है पिछले 10 सालों से, तो आप किस दौर से गुजर रही होंगी, दर्द के किस दौर से गुजर रही होंगी, ये महसूस किया जा सकता है, शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन इन 10 सालों में बेटा कहां रहा? बेटे ने मां से भी कोई कांटेक्ट नहीं किया, आपसे भी उसने कोई बातचीत नहीं की। मान लीजिए प्रवीण है, ये पकड़ा गया, ये जेल आया, पुलिस ने टॉर्चर किया, इसने आपको खबर की होती कि अब मुझे बचा लो, अब मैं पकड़ा गया हूं, वो भी इसने खबर नहीं की। प्रवीण घर से झगड़ा करके भागा था, नाराज होके गया था, यूं ही चला गया था? क्या हुआ था प्रवीण के साथ? नहीं, गाड़ी लेके गया था, गाड़ी लेके गया था जी। किसकी गाड़ी? वो तो टेबल्स पे से गाड़ी ले जाता था, रोज किसी की भी चला देता था। जिस दिन गायब हुआ उस दिन किसकी गाड़ी लेकर गया था? हाँ, तो इसमें ये बदमाश दिखाए थे। अच्छा, बदमाशों की गाड़ी थी वो? ये नहीं पता किसकी गाड़ी थी, वो तो खास खजूरी में खड़ी हुई थी जब हम गए थे जी। बदमाशों की होगी। हाँ, बदमाशों की गाड़ी होगी, इसे पता होगा नहीं। अब ड्राइवर है, लेके चला गया होगा वहाँ, तो हमें मुठभेड़ में बदमाश मारे गए। ठीक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। उसके बाद प्रवीण गायब हो गया। यो बचा दे। हमने तो उन्हें भी कही कि भाई जब हम 10 साल हम परेशान होते फिर रहे, या तो तुम हमें मरे कोई दिखा देते, कम से कम हम बैठ जाते अपने को कि हम इतने बड़े बदबू तो है नहीं तो हम तुम्हारा कुछ बिगाड़ लेंगे। बोला 4-5 धींग वे मार दिए माता तो मेरे को भी माता तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे? मैं रो रो कर खूब कही, उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है माता जी, आपका बेटा गायब हुआ, आपने जाके वहां पहचाना, जो लोग मारे गए थे उसमें तो आपका बेटा था नहीं, वो अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया। तो भागता तो अपने घर आता, 10 दिन नहीं आता, 20 दिन नहीं आता, 25वें दिन अपने घर आता। वो घर भी तो नहीं आया, कहाँ गया? हाँ, कभी तो आता ही, वो घर नहीं आया कभी भी, फोन भी नहीं किया। सब ये कहते हैं रिश्तेदार भी हो तो मार दिया, सभी ये कहते थे कि मेरे सामने बस मेरा मन गवाही नहीं देता, पता नहीं। मगर जब ये नुकाना उनको भाग गया, भागा कभी कहीं चला गया, भाई किसी ने बंद कर लिया हो, कहीं जेल जाल में फेंक दिया हो करके बंद करके। मैं इसलिए सभी जेल में देख गई, जेल में तिहाड़ में भी गई, तिहाड़ में भी ये फोटो दिखाया। उन्होंने कही एक लिखवा कर लाओ थाने से, जी थाने से वैसे कैसे लिखवा कर लाऊं जब ये कहते हैं कि वो भाग गया, तो लिखवा के कैसे लाऊं मैं? फिर मैंने इनके खिलाफ 2-4 के रिपोर्ट नहीं लिखी, वहां से इलाहाबाद में मुकदमा भी डाला था, तो इन्होंने वहां भी जवाब दे दिया कि वो भाग गया। फिर मैं वहां मानवाधिकारी में भी गई, उन्होंने भी बेचारों ने हमारी मदद की, 25,000 रुपए उन्होंने भी, उनको ये गरीब लोग हैं, उन्होंने हमें 25,000 रुपए भिजवाए मेरे बेटे के नाम के। उनको इनका बड़ा बेटा है ये, हाँ जी, मेरे पवन के नाम के, उनको इनका बड़ा बेटा है, ये मदद के लिए। ठीक है, मानवाधिकार आयोग ने मदद की, बेटा तो नहीं मिला, कुछ नहीं, बेटा नहीं मिला। देखिए मुश्किल ये है कि भाई ठीक है 10 साल से आपका बेटा गायब नहीं मिला, ये हमने कही कि हमें मदद ये चाहिए कि हमारा, उस बेटे ने आपसे कोई कांटेक्ट अब तक नहीं किया है। देखिए अरे जो भागा हुआ होता है, माता जी देखिए 2 बातें हैं, बेटे ने अगर कांटेक्ट नहीं किया तो या तो बेटा पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, माफ कीजिएगा कहना पड़ रहा है, या तो मारा गया, या फिर आपका बेटा किसी गलत सोहबत में चला गया और इसलिए उसने आप लोगों से कांटेक्ट नहीं किया होगा कि एक दिन कहीं हमारे परिवार वाले भी पकड़े न जाएं, जेल न जाएं, तो गलत सोहबत में चला गया होगा और इसलिए आपसे कांटेक्ट नहीं किया होगा। कई बातें हो सकती हैं। बावजूद इसके ये एकदम तय है और सत्य है कि आप मार दिया था तो हमें सुन ले। जी माता जी, ये मैं कह रहा हूं, आपकी तरफ से मैं बात कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर आपको मिलने देना चाहिए था। अगर आपको लग रहा है कि जेल में बंद अमुक आदमी आपका बेटा है,
तो आपको उससे मिलने देना चाहिए। अगर देश में ऐसा कानून नहीं है तो ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए। हालांकि इस देश में ऐसा कानून है और आपको मिलने देना चाहिए था। पवन आपके पास आ रहे हैं, आप भी फोटो लेके घूम रहे हैं, आप भी प्रवीण से मिलना चाहेंगे। देखिए, प्रवीण से तो आप मिल लेंगे, जेल में आपको मिलने दिया जाएगा, इसके कानूनी प्रावधान है। और जब नई लीड मिली है तो नई लीड के बाद नए सिरे से जांच होनी चाहिए। आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। अच्छा, आप रिहाई मंच वालों के साथ हैं, ये लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं सिस्टम से अक्सर इस तरह के मामलों को लेकर। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो बात होगी वो सामने आएगी। लेकिन इन 10 सालों में आपका भाई कहां रहा, किसकी सोहबत में रहा, किसकी संगत में रहा, ये तो सर संदेह के मसले हैं। हो सकता है उसकी संगत खराब हो गई हो। पवन, जी कुछ भी हो सकता है होने को तो। हाल जब हमारे पास नहीं आया कभी हम क्या करें। मिलने देना चाहिए। आपको अब थोड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको थोड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, निश्चित तौर पर थोड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और आपके वकील साहब हैं और रिहाई मंच के लोग हैं, लड़ेंगे। शुएब साहब, अब आप अगली कार्रवाई आप क्या करने जा रहे हैं? आप इस मुकदमे को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? पहले तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि प्रवीण के भाई पवन और माँ महेश देवी को उनसे मिलने की इजाजत दी जाए। हाँ। हम पहले जिला अधिकारी से मिलेंगे, उनसे चाहेंगे कि वो हमें इजाजत दे दें कि ये दोनों जा करके जेल में मिल लें। अगर प्रवीण है तो साफ हो जाएगा, नहीं है तो वो तो सजा हो ही चुकी है, सजा काटेगा। हाँ। तो उसके बाद आगे की कार्रवाई हम शुरू करेंगे। और अगर इजाजत नहीं मिलती है तो इन्होंने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर रखी है हेबियस कॉर्पस की, बहुत पहले से। उसमें अभी कोई ऑर्डर हुआ नहीं है, तो उसी में सप्लीमेंट्री एफिडेविट दिया जाएगा कि हमने अखबार देख करके पहचाना है जिसको सजा हुई है, उनमें से एक लगता है कि प्रवीण है, तो उसका डीएनए टेस्ट करा लिया जाए या जो भी तरीका हो। मतलब आसान तरीके हैं, आप डीएनए टेस्ट करा के पता कर सकते हैं। या अब पता नहीं ये सिस्टम क्यों पीड़ितों को इतना दौड़ाता है, किसको इतना मजा आता है। एक माँ रो रही है, गिड़गिड़ा रही है अधिकारियों के सामने, किसी को मतलब नहीं है। 25,000 रुपए देकर मानवाधिकार आयोग ने अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ ली, उसका काम वहीं खत्म हो गया। अब अधिकारी दाएं बाएं घुमा रहे हैं और एक मां रो रही है सिर्फ इसलिए कि वो देख ले एक शख्स को कि उसका बेटा है कि नहीं। इसके लिए एक मां को इतने दिनों तक दौड़ाया गया। आप किस सिस्टम में जी रहे हैं जरा महसूस कीजिए, किन लोगों के बीच आप जी रहे हैं। आपने जिनके हवाले ये मुल्क कर रखा है चलाने के लिए, वो किस किस्म के लोग हैं, जरा महसूस कीजिए। मोहम्मद वासिद एक दर्शक है हमारे साथ लखनऊ से। मोहम्मद वासिद, स्वागत है आपका, बोलिए। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये कह रहे हैं कि ये हमारा बेटा है तो इसका डीएनए टेस्ट करा लिया जाए तो साफ हो जाएगा कि इनका बेटा है कि नहीं। चलिए, आपने टीवी सेट की आवाज बहुत तेज कर रखी है वासिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। आसान तरीके हैं भाई, पहचान के कई तरीके हैं। माँ बता रही है कि बचपन में चोट लगी निशान है, हाथ में प्रवीण गुदा हुआ है, नहीं तो आप डीएनए करवा लो। त्रिपाठी जी भी बता रहे हैं कि भाई खतना की वजह से भी एक पहचान होती है, आप करवा लो। ये कोई करवा सकता है, लेकिन एक मां पिछले 10 सालों से अधिकारियों के चक्कर काट रही है और उस मां को अभी तक चक्कर कटवाया जा रहा है। इस सड़े हुए सिस्टम की जरूरत क्या है इस मुल्क को? क्या करें इस सिस्टम का हम? सुब्रत त्रिपाठी जी। देखिए, मेरा यह कहना है कि सबसे बड़ा सिस्टम की पहली फेलियर यह है जी कि मान लीजिए माता जी क्या कर रही है, सही है झूठ उसको छोड़िए, हम कहते हैं फत्ते ही है, वह आबिदी है, वह आतंकवादी ही हो, आखिर उसकी माँ कौन है? हाँ, ये पता करें, आबिदा साहब या महमूदा साहब उसकी अम्मा है? कौन अहमद अली उसके पिता है? यह कहीं उसका घर कहाँ है, कहाँ का रहने वाला है, वह पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है कि IS का है कि आजमगढ़ का है कि गोरखपुर का है? बड़ा आसान होता है ना, किसी को लिख दो पाकिस्तानी नागरिक, कौन उसके माँ बाप है, कहाँ कौन यहाँ से जा रहा है वहां जांच करने, पाकिस्तानी नागरिक लिख दो, बच गए। नहीं, उसके स्लीपिंग अपने तमाम कमियों को बचा लिया। उसके स्लीपिंग मॉड्यूल्स का है। हाँ,
आखिर एक आदमी की इन्वेस्टिगेशन होती है, उस आदमी की ऑरिजिन को आप नहीं ट्रेस करेंगे तो उसके सहायकों को या फर्दर आतंकवाद को कैसे रोकेंगे? आखिर इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि उस आदमी के एंटीस्टेंट्स को अगर ये मां नहीं है तो कौन उसकी मां है, कौन मां है? आखिर ये तो पुलिस को, प्रशासन को बताना चाहिए कि ये अम्मा नहीं है तो है कौन अम्मा, चले दूसरी अम्मा सही। और एक मां अगर दावा कर रही है तो जांच करवाने में तकलीफ क्यों है लोगों ये को? दफा सर मतलब साफ है कि कोई अपनी नाकामियां छुपा रहा है, पूरा सिस्टम अपनी नाकामियां छुपाने की कोशिश कर रहा है। जब एक बार आदमी एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोले जा रहे हैं, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, बोले जा रहे हैं सर। इसलिए मैं भी गुजारिश करूंगा व्यक्तिगत तौर पर, इसको खुद मांग करनी चाहिए। मैं कानूनी पेश नहीं जानता हूं, कानूनी पेश नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से यह गुजारिश करूंगा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए। और एक मां यूं ही दर दर भटकती रहे अपने खोए हुए बच्चे को खोजने के लिए, और हम तमाम लोग कानून के आयतें पढ़ते रहें, तो शर्मनाक स्थिति है साहब, शर्म आनी चाहिए। फिर तो यह सिस्टम किसी काम का नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत त्रिपाठी जी, शुएब जी, पवन जी और महेश देवी जी, आप लोगों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। माता जी, ये लड़ाई जारी रखिएगा, हमें पूरा भरोसा है आप मां हैं, लड़ाई छोड़ेंगी नहीं, और पूरा भरोसा है आप मां हैं, आपका बेटा आपको मिलेगा। नमस्कार।